हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसका परेशान सा चेहरा देखकर आदित्य समझ गया कि उसे मनाल को बहुत कुछ स्पष्ट करने की जरूरत है। अब समय आ गया था कि वो उसके साथ खुलकर बात करे। आज उसके लिए मनाल को अपने प्यार का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था। अगर आज वो उसे अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाया तो शायद उसे अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही ना मिले। उसने सोच लिया था कि वो अपना दिल मनाल के सामने खोल देगा, अपने बारे में अच्छा बुरा सब बता देगा। वो कुछ भी नहीं छिपाएगा। ठीक है माना, आपको जो पूछना है पूछो, जो भी बात तुम्हारे मन में है मुझसे पूछ सकती हो। उसने मनाल की बाजू पकड़कर उसे सोफे पर उठा लिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। मगर आपको तो अभी ऑफिस जाना है, आपको देर हो जाएगी। आज तो आपकी मीटिंग भी है, इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग शाम को बात कर लेते हैं। आप एक बार ऑफिस जाकर आ जाइए। नहीं, तुम्हारे से ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ भी और इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ऑफिस थोड़ा लेट जा सकता हूँ, मगर आज तुम्हारे साथ में सारी बात खुलकर करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए क्या हो ये बात तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहते हुए उसने मनाल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर के लिए मनाल चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करे। उसे बात करना थोड़ा अटपटा लग रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने बात शुरू की। मैंने आपको कॉलेज टाइम पर जो आपको उस लड़की के साथ गाड़ी में देखा था और उसके बाद मुझसे शादी की डील करना, उस डील के तहत अजीब सी शर्त रखना जिसके तहत आप मेरे साथ रात गुजारना चाहते थे क्योंकि मैं आपका क्रश थी। एक पल के लिए मनाल चुप रही और फिर सांस लेते हुए बोली, मगर आपने मेरे साथ कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। मुझे बहुत ही प्यार और इज्जत से रखा, मुझे परिवार और समाज में इतनी इज्जत दिलाई, फैक्ट्री में मेरी इतनी मदद की। सिर्फ मदद नहीं की, सच पूछो तो मुझे उन लोगों से बचाया जो मुझे और मेरी फैक्ट्री को बर्बाद करना चाहते थे। और आज सुबह हम दोनों के बीच जो हुआ, मैं उस हर चीज के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं आपको लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। आपका असली चेहरा कौन सा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बस तुम्हारे सवाल खत्म हो गए। अगर कुछ और कहना चाहती हो तो कह सकती हो। आदित्य ने एक बार उसकी तरफ देखा। असल में मेरा तो सवाल यही है, जिस आदित्य को मैं कॉलेज में जानती थी और जो आदित्य आज मेरी जिंदगी में है, उसमें मुझे बहुत फर्क महसूस हो रहा है। वो आदित्य जिसे मैं कॉलेज में जानती थी, उससे मैं नफरत करती हूँ, और ये आदित्य जो मेरी जिंदगी में अभी है, इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से असली वाला आदित्य कौन है। कभी मुझे आप पर बहुत प्यार आता है और कभी आपसे नफरत हो जाती है। प्लीज आप मेरा सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। मैं बहुत खुशी खुशी आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरे मन का शांत होना बहुत जरूरी है और इसका जवाब आप ही के पास है। मनाल ने अब अपनी मन की बात कह दी थी। अब आदित्य की बारी थी कि वो मनाल के मन की बात स्पष्ट करे। शायद वो समय आ गया था जब मनाल को हर चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी था। आज मनाल के सामने वो अपना पूरा मन खोलने वाला था। आदित्य 2 पल के लिए चुप रहा, फिर वो कहने लगा, माना, जिस आदित्य को तुम कॉलेज में जानती थी वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। रोज लड़कियों से दोस्ती करता था। पता नहीं कितनी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड थीं। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था। लड़कियों को रोज कपड़ों की तरह बदलता था और उसका तो शायद चार्म भी ऐसा था। हर लड़की उसके पास खिंची चली आती थी। वो किसी के प्रति कभी सीरियस नहीं हुआ। उसी टाइम उसकी जिंदगी में एक मनाल नाम की लड़की आई जो उससे काफी जूनियर थी और बहुत खूबसूरत और मासूम थी। वो उसे काफी अच्छी लगी। उसके साथ उसने दोस्ती की, मगर हम दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार नहीं किया था। मगर दोनों बिना कहे ही शायद बहुत नजदीक आ गए थे और वो मनाल नाम की लड़की ये सोचने लगी कि आदित्य उससे प्यार करता है। और एक दिन मनाल उसे किसी और लड़की के साथ देख लेती है और वो चुपचाप उसे बिना कहे छोड़कर चली जाती है। जब आदित्य ये सारी बात कह रहा था तो मनाल उसकी बात सुनती हुई सोच रही थी। आखिर में आदित्य उससे यही कहेगा कि वो उसके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता है, मगर साथ में वो डर भी रही थी कहीं आदित्य कोई ऐसी बात ना निकाल दे, क्योंकि वो इस टाइम पर आदित्य को नहीं छोड़ सकती थी। उसे बहुत प्यार करने लगी थी। आदित्य उसे अपनी जिंदगी लगने लगा था। आदित्य की बात सुनते हुए उसका मन बहुत डर रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब मनाल उसे चुपचाप छोड़कर चली गई तो उसने उसकी सहेलियों से मनाल के बारे में पता किया। उसकी सहेलियों ने बताया कि वो तुमसे डर गई है, उसे लगता है कि तुम उसे कहीं से ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे। तो आदित्य समझ गया कि उसके बारे में मनाल ने जो सुना और फिर जो देखा
उस हिसाब से उसके कैरेक्टर को जज किया था। मनाल उसे कितना चीप समझ रही थी, उसे अच्छे से पता चल गया था उसका अपना कैरेक्टर क्या था। ये बात आदित्य भी जान गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनाल आदित्य के बारे में क्या सोचती थी, उसकी नज़र में आदित्य कैसा था, ये बात आदित्य जान गया था। उसे पता चल गया था कि मनाल की नज़र में वो कितना चीप था। मनाल तो वो कॉलेज छोड़कर चली गई, मगर आदित्य के मन में अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ गई। वो आदित्य जो कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता था, उसके मन से मनाल निकल ही नहीं रही थी। उसके जाने के बाद वो उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगी। जितना वो उसे भूलना चाहता था, उतनी ही वो याद आने लगी। आदित्य ये भी जान गया था कि अगर वो मनाल के पास जाएगा, उसे ढूंढ भी लेगा, तो भी उसका नजरिया बदलना इतना आसान नहीं होगा। उसके मन में जो आदित्य की इमेज थी, इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। इसी चीज का असर आदित्य पर बहुत बड़ा हुआ। वो एकदम से बदल गया। उसकी पढ़ाई में भी थोड़ा ही समय रहता था। उसके लास्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद तो उसने अपने आप को पूरी तरह पिता के बिजनेस में लगा दिया। उसके पिता का होटल का बिजनेस था। उसने उसे पहले भारत के बड़े शहरों में और फिर दुनिया के और शहरों में भी फैलाना शुरू कर दिया। अब उनकी होटलों की चेन पूरी दुनिया में है। अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसका नाता किसी लड़की से नहीं हुआ। उसका दिल मनाल के बाद कभी किसी लड़की पर आया ही नहीं। कभी कोई लड़की उसके दिल में मनाल की जगह नहीं ले पाई। एक बार तो उसने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि बिजनेस अपने काम के बाद उसके पास कोई समय ही नहीं था। ये प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब से उसका ध्यान ही हट गया था। जिंदगी यूं ही चल रही थी। इसी तरह एक दिन उसने मिस्टर डिसूजा के ऑफिस में मनाल को बैठी हुई देखा। वो उसे देखकर खुश हो गया। उसने मनाल से बात करने की कोशिश भी की, मगर मनाल ऐसे बैठी रही जैसे वो उसे जानती ही नहीं। वो काफी हैरान हुआ। उसे लगा मनाल ने उसे पहचाना ही नहीं। जब आदित्य ने कोशिश की पर फिर भी मनाल ने उसे नहीं पहचाना, तो मैं समझ गया। ये कहकर आदित्य हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे पूरी बात बताओ। जब आपने मुझे डिसूजा के ऑफिस में बैठी देखा तो फिर क्या हुआ? मनाल आदित्य से पूछने लगी। मैं समझ गया, अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो। उस लड़की के साथ देखकर तुझे जो मुझ पर गुस्सा आया था, वो इतने सालों में भी कम नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। तब मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती थी। मैं आपको पहचान कर भी क्या करती? उस वक्त मैं वैसे भी बहुत परेशान थी। मनाल सफाई देने लगी। डिसूजा के ऑफिस में तुमसे मिलकर मैं तुम्हें इतना तो समझ गया कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा था उस टाइम। अगर मैं तुमसे सीधे सीधे कुछ पूछता तो तुम मुझे नहीं बताती। तो फिर मैंने तुम्हारी जानकारी निकालने के लिए कहा। फिर मुझे तुम्हारे पिता के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जो तुम्हारी फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहते थे, और साथ में तुम पर भी गंदी नजर थी उनकी। इतना कुछ पता लगने के बाद भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था तुम मुझ पर कभी यकीन नहीं करोगी। अगर ये सभी बातें मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता तो ना तो तुम मेरी सहायता लेती। फिर मेरे मन में एक आइडिया आया। एक्चुअली तुम्हारे विरुद्ध जो लोग काम कर रहे थे, ये उन्हीं का आइडिया था। उन लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से इतना परेशान कर दिया था कि उनके लीडर का आइडिया था कि जब तुम बिल्कुल थक जाओगी तो वो तुम्हें शादी का ऑफर देगा, और तुम्हारे हालात ऐसे होंगे कि तुम्हें शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। मतलब हालात उन्होंने क्रिएट किए, मेहनत उन्होंने की, और शादी फिर मुझे आपसे करनी पड़ी। मनाल मुस्कुराते हुए बोली। शादी का आइडिया तो ठीक है, मगर आपने जो मुझसे अजीबोगरीब शादी का कारण रखा था कि आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं कि मेरे साथ एक रात गुजारना चाहते हैं, उसके बदले में आप मेरी फैक्ट्री में हेल्प करेंगे। आपको ये कैसे आया? और आपको कहते हुए बिल्कुल शर्म भी नहीं आई? आपको ये भी नहीं लगा कि ऐसे तो मैं आपसे और नफरत करने लगूंगी? बात तो तुम्हारी सही है। आइडिया तो ऐसा ही था कि तुम मुझसे नफरत और करने लगो, और उस वक्त तुम करने भी लगी थी, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुमसे सीधे सीधे कहता कि मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, तुम्हारी फैक्ट्री खतरे में है, मुझसे शादी करने से वो ठीक हो जाएगी, क्या तुम मुझ पर यकीन करती? तो मुझे तुम्हारी लाइफ का हीरो बनने के लिए विलन जैसी एंट्री करनी पड़ी।
मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं तुम्हें समझा सकता कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए रिश्ता अपने माँ बाप को भी लेकर भेजता तो भी तुम मना कर देती। तो भी मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने ये ऑफर रखी। मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताना, आदित्य ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताना। आदित्य ने मनाल से पूछना शुरू किया। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया था और तुमने मुझसे पूछा था मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ, और मैंने जवाब में कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही एक से ज्यादा रातें गुजारना चाहता हूँ, तो तुम्हें कैसा फील हुआ था? मुझे कैसा फील हुआ था? मुझे लगा था कि उस कमरे में जो सामान पड़ा था मैं सारा का सारा आपके सिर पर दे मारूं। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई थी मेरे साथ ऐसी घटिया बात करते हुए? मनाल आदित्य पर गुस्सा होने लगी। तुम मुझ पर अभी क्यों गुस्सा हो रही हो? मेरी बात का जवाब तो कोई और सवाल पूछना है तो पूछो, इतना सड़ा हुआ सवाल मत पूछो मुझसे। मनाल ने मुंह फुला लिया। ठीक है, इस बात को छोड़ो। तुम्हें उस दिन सुहाग रात के दिन क्या लगा था जब मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे कंधे से दुपट्टा हटा दिया था? और झूठ मत बोलना, क्या लगा था उस दिन तुम्हें कि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करने वाला हूँ? आदित्य ने आंखों में शरारत भरकर मनाल की तरफ देखना शुरू किया। और नहीं तो क्या, उस टाइम तो मेरी जान ही निकल गई थी जब आपने मेरे कंधे से दुपट्टा हटाया था और मेरे कंधे पर किस करने लगे थे, मेरी गर्दन पर किस करने लगे थे। मुझे तो लगा अब तो मेरा रेप होने वाला है। ये कहते हुए मनाल आदित्य के सीने से लग गई। कोई बात नहीं, जो काम उस दिन अधूरा रह गया था वो आज रात को पूरा करेंगे, ठीक है मनाल? आदित्य ने नशीली आंखों से मनाल को देखना शुरू किया। पहले मुझे आगे की सारी बात बताओ, अपनी ये शरारतें फिर करना। मनाल ने आदित्य को खुद दूर धकेलना शुरू किया। यार ऐसे तो मत करो, आप मेरे पति हैं, 2 महीने होने को आए हैं और मुझे किस भी आज मिली है शादी के इतने दिनों बाद। ये बात गलत है। आदित्य ने अपने दिल की फरियाद की। उस टाइम आप मुझसे इतनी घटिया शर्त रखने की जगह कोई और बहाना भी तो बना सकते थे। ये विलन वाला काम करना कोई जरूरी थोड़ी था। बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं था। इससे पहले वे लोग तुम तक पहुंचते, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी था। जब मैंने तुम्हारी जानकारी निकाली थी और मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में पता चला, तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे आसपास अपनी सुरक्षा टीम को नियुक्त किया। मेरी सुरक्षा टीम ने तुम्हें, डैड को और माम को अपनी सुरक्षा में ले लिया। हमें तो पता ही नहीं चला आपकी सुरक्षा टीम ने हमें सुरक्षा में लिया। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे आदेश थे, आपको पता नहीं चलना चाहिए था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हारे साथ मुलाकात तय की, तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो तुम्हें स्वीकार करना पड़ा। अगर ये प्रस्ताव तुम्हें मैं नहीं देता तो वो लोग देने वाले थे, तो शायद तुम उनका प्रस्ताव भी स्वीकार कर लेती। बात तो आपकी ठीक है, मगर शादी के बाद तो आप मुझे बता सकते थे। नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। अब जब सब ठीक होने लगा था, अगर मैं तुम्हें तभी बता देता तो तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार की जगह हमदर्दी की भावना नजर आती। तुम्हें लगता कि मैंने तुमसे शादी तरस खाकर की है, मगर मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए था। मैं चाहता हूँ तुम मुझे खुले दिल से अपना लो, इसीलिए मुझे तुम्हें बताना ठीक नहीं लगा। फिर हालात ऐसे बनते गए कि तुम्हें धीरे धीरे पता चलता गया। अब बताओ, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है? अगर कोई भी सवाल है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। प्लीज अपने मन में कोई भी बात मत रखना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल एक नए सिरे से, नए विश्वास के साथ शुरू करना चाहता हूँ। फिर हमें नानी की वसीयत की शर्तों को भी तो पूरा करना है। बेचारी नानी माँ की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। पहले तो मनाल ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसे उसकी बात का मतलब समझ आया तो वो खड़ी होकर आदित्य को कुशन के मारने लगी। बस आपको घूम फिरकर इसी बात पर आना है और कोई बात नहीं आती। ये कहते हुए मनाल ने रूठने का नाटक किया। मुझे आपसे एक वादा चाहिए, रूठी रूठी सी मनाल ने आदित्य से कहना शुरू किया। वो उसके दोनों गाल खींचता हुआ बोला, बताओ मेरी जान को क्या वादा चाहिए? जो मेरी प्रिंसेस कहेगी वो मैं मान लूंगा। देखो, मेरे साथ ज्यादा शायराना होने की जरूरत नहीं है। जो उस टाइम मैंने कॉलेज में देखा था, मैं जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहती। किसी लड़की के साथ आपका नाम नहीं आना चाहिए। अगर मैंने देखा कि आप किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब बातें जो आपने बताई हैं कि कॉलेज के बाद आपकी लाइफ में कोई नहीं आया, ये बातें मैंने आपके मुंह से सुनी है। इसके बारे में मुझे कोई पुष्टि नहीं
नहीं है और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आपके आसपास कोई लड़की नजर आए। अगर आपको मेरी ये बात मंजूर ना हो तो चाहे अभी मुझसे तलाक ले लो। अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे ही गुजारनी होगी, सोच लो। मनाल अपनी बात कहते हुए खड़ी हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगर आपको मेरी ये बात मंजूर ना हो तो चाहे अभी मुझे तलाक ले लो। अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो ऐसे ही गुजारनी होगी, सोच लो। सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा आपको। मनाल अपनी बात कहते हुए खड़ी हो गई। ठीक है माना, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। वैसे भी तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी में कोई आया ही नहीं, तो अब कहाँ से आएगा। कमाल करती हो तुम। मुझ पर यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा। एक बात सच है, तुम मुझसे प्यार तो करती हो पर मुझ पर यकीन नहीं करती। ठीक कहा ना मैंने। प्लीज माना, मुझ पर यकीन भी करो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे मन में आप पर अभी भी बेयकीनी है। मुझे आप पर पूरा यकीन नहीं है। इसका कारण आप भी जानते हैं और मैं भी। मगर आपने मेरे लिए जो किया और इतने चुपचाप किया कि मुझे भी पता नहीं लगने दिया। इस बात से मैं इतना तो जान गई हूँ कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तभी उसके लिए इतना करता है। मेरे लिए अच्छा करने के लिए आप खुद मेरे सामने बुरे बन गए, वरना आदित्य राजवंश को लड़कियों का क्या घाटा। हजारों लड़कियां आप पर मरती हैं। जिस खानदान में आप चाहते उस खानदान में शादी कर सकते थे। आपको मेरे जैसी लड़की के नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की आपके नखरे खुशी से उठाती। ये तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे जैसी लड़की को अपने नसीब में लेकर आना बहुत मुश्किल का काम है। बड़ी मुश्किल से पाया है मैंने तुम्हें। मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम मेरे लिए क्या हो तुम सोच भी नहीं सकती मनाल। आदित्य ने ये कहते हुए मनाल को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। सुनो, मैं सोच रहा था रात होने में तो बहुत टाइम है, क्यों ना हम अपना काम अभी कर ले। बेचारी नानी की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। वो सोचेगी चलो मेरी वसीयत के लिए कुछ तो मेहनत कर रहे हैं ये लोग। ये कहते हुए आदित्य ने मनाल को अपनी एक आंख मार दी। मनाल झट से खड़ी हो गई। नहीं, अभी आप ऑफिस जाओ। शाम को मैं तैयार होकर आपके आने का इंतजार करूंगी। अभी आप अपने ऑफिस का काम करो। आदित्य ने मनाल की बाह खींचकर अपने साथ लगा लिया। फिर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। वो मनाल की आंखों में देखने लगा। आज फिर बात चांद की और जिक्र तेरा। निगाहों में मेरी तुम सिर्फ तुम ही हो, दिल में चेहरा तेरा। ये कहते हुए आदित्य ने मनाल के कान के नीचे गर्दन को चूमा, जिससे मनाल के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसका दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। मनाल ने मुश्किल से खुद को संभाला और आदित्य को हाथ से पीछे धकेल दिया। उसकी उम्मीद नहीं थी, वो बेड पर गिर पड़ा। उसे देखकर मनाल हंसने लगी, मगर वो शरारत भरी आंखों से मनाल को देख रहा था। उसने मनाल का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ खींच लिया। अब मनाल आदित्य के ऊपर थी और आदित्य मनाल के नीचे। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। देखो गिरा दिया मुझे अपने। मनाल के उठने की कोशिश की। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी इसे बदतमीजी नहीं कहना, जब मैं करूँगा तब कहना। मैं तुम्हें रात को बताऊंगा बदतमीजी क्या होती है। वो ये कहते हुए करवट लेकर मनाल के ऊपर आ गया। अब मनाल उसके नीचे थी और आदित्य उसके ऊपर। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अब जो मैं करूँगा उसके बाद तुम कहना ये क्या बदतमीजी है। वैसे तुम इसे बदतमीजी भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अपनी शादीशुदा बीवी के साथ जो करूँगा उसे प्यार कहा जाएगा, बदतमीजी नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना मैं। इतना कहते हुए वो उसके होठों पर झुक गया। मनाल भी उसकी नजदीकी से सब कुछ भूल गई। वो भी उसका साथ देने लगी। इरादा तो उसका बहुत कुछ करने का था, मगर उसे ऑफिस जाना था तो उसे छोड़ता हुआ खड़ा हो गया। यार, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। मेरा तो वैसे भी मन नहीं कर रहा तुम्हें मैं छोड़कर ऑफिस जाने को। ऐसा करते हैं, ऑफिस जाना कैंसिल भी कर देता हूँ। आज दिन और रात का फर्क मिटा देते हैं। वो अपना पहना हुआ ब्लेजर उतारने लगा। नहीं, पहले आप ऑफिस जाइए, फिर शाम को मिलेंगे। वैसे भी मॉम आती ही होगी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने। ये कहते हुए मनाल अपने मन में सोचने लगी। मन तो उसका भी नहीं था कि आदित्य ना जाए, मगर काम भी जरूरी था। आदित्य का ऑफिस जाना जरूरी था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नहीं, पहले आप ऑफिस जाइए, शाम को मिलेंगे। वैसे भी मॉम आती होगी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने। अभी हमें नीचे चलना है।
मन तो मनाल का भी था कि आदित्य उसके पास रुक जाए, आज ऑफिस ना जाए, मगर काम भी जरूरी था। उसे पता था आदित्य को जाना ही पड़ेगा। जब वे दोनों नीचे आए तो दीपा जी कहने लगी, ब्रेकफास्ट तो ठंडा हो गया, तुम दोनों ने ऊपर कितनी देर लगा दी। मैं कितनी बार मेहर को बोल चुकी हूँ कि तुम लोगों को बुला लो, ना ये खुद आया और ना ही मेहर को आने दिया। मैं ब्रेकफास्ट फिर से गर्म करके लाती हूँ। मॉम की बात सुनकर आदित्य मेहर की तरफ देखने लगा। मेहर ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। आदित्य समझ गया कि कुछ बातें तो शायद उसने भी सुन ली थीं। वो सामने से खुश लग रहा था। आदित्य उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था। आदित्य, आज शाम को जल्दी आ जाना, दीपा जी ने आदित्य से कहा। क्यों मॉम, क्या हुआ, कोई काम था क्या? आदित्य दीपा जी की तरफ देखने लगा। नहीं, कुछ नहीं, आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर में, वे आपसे भी मिलना चाहते हैं। आप जल्दी आ जाएंगे, शाम को सबसे मिल लेंगे, वे लोग बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहते हैं। आदित्य पहले तो चुप कर गया, सोचने लगा कि वो मॉम को क्या बहाना बनाए। रूम पर उसने मनाल के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आदित्य ने सोचते हुए कहा। अरे, आज शाम को आपको भी तो एक पार्टी में जाना था, तो दोनों जगह आप कैसे हो सकते हैं? जीजू, आप दीदी को लेकर जाने वाले थे और उससे पहले आप उन्हें शॉपिंग भी कराने वाले थे। आप कह रहे थे आपको आज शाम से पहले ही चलना है। मेहर बीच में बोल पड़ा। हाँ मॉम, मैं तो भूल ही गया था, मेहर सच कह रहा है, आज मुझे और मनाल को बाहर जाना है। ये कहते हुए आदित्य ने चैन की सांस ली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाना आप लोग, उन लोगों से कभी फिर मिल लेना। जब दीपा जी चली गईं तो मेहर आदित्य से कहने लगा, जीजू, आप लोगों को कम से कम मेरा धन्यवाद तो करना चाहिए, वरना सोच लीजिए आज शाम का क्वालिटी टाइम बोरिंग टाइम में बदलने वाला था। मेहर मुस्कुराने लगा। वैसे किसी के कमरे की बातें सुनना बहुत बुरी बात होती है, ऐसे किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, आदित्य मेहर से बोला। जब किसी को अकेले में बातें करनी हो और अपनी बीवी से रोमांस करना हो तो दरवाजा बंद रखना चाहिए, ना कि दरवाजा आधा खुला होना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, मैंने सारी बातें तो नहीं सुनी, कुछ मुझे पता चल गईं। सबसे बड़ी बात कि आप मेरी दीदी से बहुत डरते हैं और मैं इस बात का बहुत फायदा उठा सकता हूँ। आखिरकार आदित्य राजवंश की कमजोरी मेरे हाथ आ गई है, मैं इसका जब चाहे फायदा उठा सकता हूँ। मेहर खुश हो गया। चाहे तुझे मेरी कमजोरी पता चल गई है, मगर मुझे तुम्हारी दो दो कमजोरियों का पता है, आदित्य ने कहा। मेहर को बात समझ नहीं आई, वो आदित्य के चेहरे की तरफ देखने लगा। मतलब, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मेरी ऐसी कौन सी दो कमजोरियां हैं? यही कि पहली मनाल, दूसरी निशा राजवंश, सही कह रहा हूं ना मैं? वो मुस्कुराते हुए मेहर की तरफ देखने लगा। वो आदित्य का मतलब समझ गया, मगर उसे हैरानी हुई, वो उसके और निशा के रिश्ते को इतना लाइटली ले रहा था और पहले ही उनके बारे में सब जानता था। नहीं जीजू, मुझे पता नहीं था तब निशा के बारे में कि वो आपकी बहन है और इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मैं जानता हूँ कि मैं उसका ख्वाब नहीं कर सकता, अपनी औकात पता है मुझे, प्लीज आप मुझे गलत मत समझो। तुम्हें कौन सी फिल्मी बातें कर रहे हो, मुझे तुम निशा के लिए बहुत पसंद हो। रही बात रुपए पैसे की, तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से बहुत आगे जाओगे और फिर मेरी बहन भी तो है तुम्हारा साथ देने के लिए। हाँ, ये बात अलग है, अभी उसे मत बताना कि मेरी तरफ से हाँ है, वरना वो तुझे बहुत तंग करेगी, तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आदित्य ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला गया। मनाल अपनी तैयारियों में लग गई। उसने सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंक दिए, अलमारी में से कोई पसंद नहीं आया। वो सोचने लगी, उसकी अच्छी ड्रेस तो राजवंश मेंशन ही रह गई, अब वो क्या पहने उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दीपा जी उसके पास आईं। अरे, तुमने ये क्या खिलारा डाल रखा है, क्या चाहिए तुम्हें पहनने के लिए? मॉम, अगर आप कहें तो मैं कोई आपकी साड़ी देख लूं, मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए शाम को पहनने के लिए। ठीक है, ये कोई पूछने की बात है, देख लो जो तुम्हें जो चाहिए। मनाल को दीपा जी की अलमारी से उनकी एक शिफॉन की साड़ी पसंद आ गई। उसे देखकर दीपा जी बोली, रख लो तुम, ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी, मैं ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। वो ब्लैक कलर की बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी। उस ब्लैक कलर की प्लेन साड़ी के पल्ले पर वर्क था। मनाल समय देखकर तैयार होने लगी। उसने उस ब्लैक साड़ी के साथ डायमंड के झुमके पहने, हाथों में ब्रेसलेट, खुले बाल, काजल से सजी आंखें, लाइट कलर की लिपस्टिक। सचमुच वो बहुत खूबसूरत लग रही थी आज। उसी समय उसने आदित्य को फोन किया, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। उसे लगा शायद कोई मीटिंग होगी। आधे घंटे के बाद उसने फिर फोन किया, फोन फिर बंद आ रहा था। उसने लगातार कई बार फोन मिलाया, मगर आदित्य का फोन ऑफ ही रहा। आदित्य से बात करने के लिए उसने कई बार फोन मिलाया, मगर आदित्य का फोन बंद ही रहा।